नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वहीं आनंद चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में स्वच्छता हेतु जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। जयनगर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत एसएसबी के द्वारा स्वच्छता को लेकर लिया गया शपथ। बिस्विसा अंचल कार्यालय के प्रांगण में अखिल भारतीय चौकीदार दफादार संघ की हुई बैठक। जिले भर में अनंत चतुर्दशी को लेकर मंदिरों में देखी गई भारी भीड़। इस साल 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी पितृ की पूजा। जयनगर के राजपुताना मोहल्ला में मोना इंटरप्राइजेस बजाज सर्विस साथी टेम्पो शोरूम का हुआ उद्घाटन। मधुबनी शहर के राउतपट्टी राम जानकी मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई अनंत पूजा। और बेनीपट्टी के ब्रह्मपुरा पंचायत में ईवी रामस्वामी की मनाई गई 145वीं जन्म जयंती। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में स्वच्छता जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली का शुभारंभ बैलून उड़ाकर किया गया और शहर के प्रमुख स्थानों से गुजरकर समाप्त हुई। डीएम ने जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। वहीं डिप्टी मेयर ने स्वच्छता और स्वास्थ्य के संबंध को रेखांकित किया। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में स्वच्छता हेतु जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली में जिला प्रशासन एवं नगर निगम के मेयर भी उपस्थित रहे। रैली का शुभारंभ पदाधिकारी द्वारा जिला व जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का संदेश देते हुए आकाश में रंग बिरंगे बैलून उड़ाकर किया गया। रैली वाटसन उच्च विद्यालय से प्रारंभ होकर थाना चौक, स्टेशन रोड, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक से गुजरते हुए वाटसन स्कूल में आकर संपन्न हुई। रैली में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि बिना जन भागीदारी के स्वच्छता को 100% प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जिला प्रशासन एवं नगर निगम ने आम जनता से स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की। वहीं डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने कहा कि स्वच्छता में लक्ष्मी का वास है। साफ सफाई निरोग रहने के लिए जरूरी है कि हम स्वच्छता का ध्यान रखें। स्वच्छ बने पीछे आइए था नरेंद्र बच्चे बूढ़े सबका कहना गंदगी को तो जिसमें जब तक जन भागीदारी 100% नहीं हो तब तक हम लोग स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक सतत हम एक आम नागरिक होने के नाते, निवासी होने के नाते, जब तक खुद हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी समाज सेवा है, तब तक हम लोग स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा अनुरोध है एक जगाने का आज ये कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास
हमारा जनता की मदद की जरूरी है। जनता हमारा मदद करेंगे तो हम जरूर सफाई में कामयाबी होंगे और बीमारी को दूर दूर तक भगाएंगे। भाई कोई कहता है हमारा ईमान का हिस्सा है, कोई कहता है साफ सफाई से लक्ष्मी आती है। तो इस तरह के वातावरण में हमको जीना चाहिए। उसके लिए मधुबनी नगर की जनता को भी सजग रहना चाहिए। बस यही। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर में एसएसबी 48वीं बटालियन के जवानों को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता शपथ दिलाई गई। कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए इस दैनिक जीवन में अपनाने पर जोर दिया। भविष्य में स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक कचरा निपटान और वृक्षारोपण आयोजित किए जाएंगे। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के अंतर्गत सभी बीओपी में मंगलवार को स्वच्छता ही सेवा थीम के अंतर्गत जवानों को स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई गई। सभी बीओपी के प्रभारी जवानों और अन्य कर्मियों ने स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए शपथ ली। स्वच्छता शपथ का मुख्य उद्देश्य देश भर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वच्छ भारत के निर्माण में योगदान देना था। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने संकल्प लिया कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे और प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे। एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सामूहिक प्रयास से ही सफल हो सकती है। उन्होंने आगे बताया कि यह शपथ केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसे रोजमर्रा की दिनचर्या में अपनाना आवश्यक है। कार्यक्रम के तहत वाहिनी द्वारा आगे भी विभिन्न स्वच्छता अभियान आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सीमा चौकियों और आसपास के गांवों में सफाई अभियान, प्लास्टिक कचरे का निपटान और वृक्षारोपण जैसे कार्य किए जाएंगे। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में अखिल भारतीय चौकीदार दफादार संघ की बैठक जिलाध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन की मजबूती, नियमावली 2014 लागू करने, एसीपी लाभ और सीओ द्वारा चौकीदारों की उपेक्षा पर चर्चा की गई। साथ ही नए अंचल अध्यक्ष और पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। बिस्फी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के प्रांगण में अखिल भारतीय चौकीदार दफादार संघ की बैठक दरभंगा प्रमंडल सह जिलाध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद यादव की अध्यक्षता में की गई। बैठक का संचालन बिस्फी के चौकीदार शंकर मिश्रा ने किया। बैठक में जिला सचिव बजरंगी प्रसाद भी उपस्थित रहे। वहीं बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर बिस्फी अंचल अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी सदस्य के चुनाव पर विचार किया गया। इसके साथ ही उनकी विभिन्न समस्या, नियमावली 2014 लागू करने, एसीपी एवं एमएसीपी का लाभ नहीं मिलने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि सीओ के द्वारा चौकीदार दफादारों की उपेक्षा की जा रही है, कार्य करने में मनमानी की जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि इस हेतु अंचल कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से अंचल अध्यक्ष के रूप में पतौना थाना चौकीदार सीवे पासवान को अध्यक्ष, संजय कुमार यादव को उपाध्यक्ष, औसी थाना के दिनेश पासवान को कोषाध्यक्ष, बिस्फी के सन्नी कुमार पासवान को सचिव एवं दीपू पासवान को संगठन सचिव पद पर मनोनीत किया गया। वहीं बिस्फी के चौकीदार रामराज पासवान, मोहम्मद फिरोज, पतौना के मोहम्मद समान, श्रवण पासवान एवं औसी के मोहम्मद कलाम शाह को सदस्य के रूप में चुना गया। बैठक में फूल कुमारी देवी, नागेंद्र पंडित, रघुनाथ पासवान, रामबाबू पासवान एवं महेंद्र यादव के अलावे अन्य चौकीदार मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर मंदिरों में भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा अर्चना की। अनंत सूत्र बांधने और व्रत कथा पढ़ने की परंपरा निभाई गई। साथ ही अनंत चतुर्दशी पर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखकर पूजा करते हैं। हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के अगले दिन अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है।
इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान अनंत की पूजा होने तक व्रत रखा जाता है। धार्मिक मत है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत को अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की आराधना की जाती है। वहीं इस दिन अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है। वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करते समय व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है। श्रद्धालुओं के द्वारा अनंत सूत्र का पूजा करने के उपरांत उसे अपने हाथों के बाह पे बांधा जाता है और प्रसाद एवं नावेद चढ़ाया जाता है। मंदिरों में श्रद्धालुओं के द्वारा अनंत पूजा को लेकर काफी संख्या में भीड़ देखी गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे
आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी समेत पूरे बिहार में इस वर्ष पितृपक्ष 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। पंडित पंकज झा शास्त्री के अनुसार श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इस दौरान तिथि अनुसार श्राद्ध कर्म करना शुभ माना जाता है। 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या पर स्नान दान और श्राद्ध विशेष महत्व रखता है। पितरों की आत्म शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए पितृपक्ष का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से पितरों को मोक्ष मिलता है। कहा जाता है कि हर साल पितृपक्ष में पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं और श्राद्ध मिलने पर प्रश्न होते हैं, इसलिए पितरों की पूजा के कार्य श्राद्ध पक्ष में बेहद उत्तम माने जाते हैं। स्टेशन चौक स्थित हनुमान प्रेम मंदिर पुजारी पंडित पंकज झा शास्त्री ने बताया कि इस साल 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान पूर्वज और पितरों के लिए अश्विन कृष्ण पक्ष में पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म अति आवश्यक माने जाते हैं। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि से ही हो जाता है। पंडित पंकज झा शास्त्री के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को दिन के 11:07 के उपरांत आरंभ होगा और 18 सितंबर को दिन के 8:50 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। पितृपक्ष में तिथि अनुसार श्राद्ध कर्म करना उचित होता है। वहीं 18 सितंबर 2024 बुधवार को प्रतिपदा एकोदिष्ट, 19 सितंबर 2024 गुरुवार को द्वितीय एकोदिष्ट, 20 सितंबर शुक्रवार को तृतीय एकोदिष्ट, 21 सितंबर शनिवार को चौथ एकोदिष्ट, 22 सितंबर रविवार को पंचमी एकोदिष्ट, 23 सितंबर सोमवार को षष्ठी एकोदिष्ट, 24 सितंबर मंगलवार को सप्तमी एकोदिष्ट, 25 सितंबर बुधवार को अष्टमी एकोदिष्ट, 26 सितंबर गुरुवार को नवमी एकोदिष्ट, 27 सितंबर शुक्रवार को 10वीं एकोदिष्ट, 28 सितंबर शनिवार को एकादशी एकोदिष्ट, वहीं 29 सितंबर रविवार को द्वादशी एकोदिष्ट, 30 सितंबर सोमवार को त्रयोदशी एकोदिष्ट, वहीं 1 अक्टूबर मंगलवार को चतुर्दशी एकोदिष्ट और 2 अक्टूबर बुधवार को सर्व पितृ अमावस्या स्नान दान श्राद्ध कर्म करना उचित रहेगा। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के राजपुताना मोहल्ला में पहला टेम्पो शोरूम मोना इंटरप्राइजेस का उद्घाटन किया गया। प्रोप्राइटर प्रमोद सिंह ने बताया कि एलपीजी, पेट्रोल और बैटरी से संचालित टेम्पो की बिक्री होगी। साथ ही आसान किस्तों और विशेष छूट की पेशकश की गई। जयनगर के राजपुताना मोहल्ला के NH 527B पर किनारे मंगलवार को मोना इंटरप्राइजेस बजाज सर्विस साथी टेम्पो शोरूम का उद्घाटन नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, भाकपा माले सचिव भूषण सिंह, वरिष्ठ नेता राजेश कुमार सिंह, वार्ड पार्षद हनुमान मोर एवं शोरूम प्रोप्राइटर प्रमोद सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। प्रोप्राइटर प्रमोद सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में ये पहला टेम्पो शोरूम का उद्घाटन किया गया है, जहां एक ही टेम्पो में एलपीजी व पेट्रोल रहित टेम्पो के अलावे बैटरी से संचालित टेम्पो की बिक्री की जा रही है। आसान किस्तों के साथ ग्राहकों को विशेष सेवा प्रदान किया गया है, जिसमें घरेलू एलपीजी गैस से चलेगा। रास्ते में गैस के समाप्त होने पर स्वतः पेट्रोल से चलने लगेगा। उक्त टेम्पो में कंपनी द्वारा दोनों व्यवस्था दिया गया है। 1 किलो गैस से 60 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें तेल टंकी के साथ गैस सिलेंडर भी लगाए जा सकते हैं, जबकि बैटरी से संचालित नए मॉडल के टेम्पो में 3 घंटे के फुल चार्ज करने पर 178 किलोमीटर तक चल सकता है। इसमें अतिरिक्त व्यवस्था लगाई गई है कि चलने के दौरान बैटरी चार्ज भी होता रहेगा।
प्रमोद सिंह ने बताया कि 4 साल के आसान किस्तों में टेम्पो उपलब्ध कराया जाए। 1 साल इंश्योरेंस, 5 साल की गारंटी दिया जा रहा है। बैटरी टेम्पो के साथ चार्जर, बैटरी एवं कंट्रोलर दिया जाएगा। विश्वकर्मा पूजा से लेकर दीपावली तक विशेष छूट की ऑफर दी गई है। मौके पर धर्मेंद्र कुमार यादव, मुकेश सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। किए हैं, खास करके बेरोजगार युवाओं को यह रोजगार का बहुत बड़ा अवसर है। इसमें बहुत सारे युवा वर्ग जो यत्र तक भटकते रहते थे, भारत नेपाल सीमा पर है, आज कम पैसा दे के यह लोन का सुविधा है। और प्रमोद जी दिनों दिन यह दूसरा शोरूम का उद्घाटन किए हैं, हम इसके लिए तहे दिल से, और आज का जो दिन बाबा विश्वकर्मा का है, ये हम इससे भी कामना करते हैं कि प्रमोद जी को इसी तरह तरक्की देते हैं, बराबर इसी तरह आगे बढ़ते रहे। और इस मौका पर हमारे भाजपा के प्रखंड सचिव है भूषण सिंह जी, राजेश जी जो नेता हैं, और हनुमान मोर्जी वार्ड पार्षद हैं, धर्मेंद्र जी विभिन्न नेता हैं, हम सभी को इस उपलक्ष्य पर जो इतना कीमती समय निकाल कर आए हैं इस शोरूम के उद्घाटन में, मैं पुनः एक बार पूरे टीम को, प्रमोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। ये जयनगर भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है और यह शोरूम जो आज ओपन हुआ है, नए तकनीकी दौर, नए सुविधाएं के साथ यह जो ई रिक्शा का आज उद्घाटन, शोरूम का उद्घाटन, ये जो जैसे एलपीजी गैस या चार्ज पर जो आज ये जो उद्घाटन हुआ है, यह दौर में युवाओं, मजदूरों को अच्छा सुविधाएं प्रदान करने के लिए यह अच्छा व्यवस्था है और कम किस्त पर जो उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था है, धन्यवाद के पात्र हैं। और यह कामना करेंगे कि यह लगातार निकाय एजेंसी उन्नति की ओर रहे और इसी प्रकार का सुविधा प्रदान हो। सेकेंड ई रिक्शा का उद्घाटन है। इससे पहले मेरा ब्रांडेड सिटी लाइफ और मोरनी ई रिक्शा का था, और बाबा विश्वकर्मा की कृपा से, असीम कृपा से, इस बार हम बजाज का एजेंसी जो कि लिथियम बैटरी में है, उसको आसान सा किस्तों पर हम यहाँ से फाइनेंस के उपलब्ध करवा के दे रहे हैं। इसमें एलपीजी गैस वाला है विथ पेट्रोल, जो गैस के द्वारा, इसीलिए हम लोग इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देने आए हैं। चेयरमैन साहब, मुख्य पार्षद नगर पंचायत के कैलाश पासवान जी, धर्मेंद्र जी, भाकपा के नेता भूषण सिंह जी, हनुमान प्रसाद मोर जी, सभी लोग पिछले ही इनके जो भी एक उद्घाटन था उसमें भी आए थे। आज ये दिन दुना और रात चौगुना हुआ है, इसलिए बहुत सी के साथ आज हम लोग पुनः इनको बधाई देने आए हैं और कामना कर कि आगे इसी तरह जो है सो बढ़ते रहे, हम लोग का साथ रहेगा जहां भी जरूरत पड़े। और जो स्वरोजगार पर बोलिए। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के राउतपट्टी बड़ा बाजार राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर में अनंत चतुर्दशी धूमधाम से मनाई गई। पुजारी पंडित रमन मिश्र ने विधि विधान से पूजा कराई। साथ ही भाजपा नेता मनोज कुमार मुन्ना ने अनंत चतुर्दशी के महत्व पर प्रकाश डाला। मधुबनी जिला के विभिन्न मंदिरों सहित राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर, बड़ा बाजार, राउतपट्टी मंदिर पर अनंत चतुर्दशी धूमधाम एवं हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी पंडित रमन मिश्र ने मंदिर के महंत राजन राउत को पूरे विधि विधान एवं निष्ठा पूर्वक अनंत चतुर्दशी का पूजा पाठ संपन्न कराया। इस अवसर पर समाज सेवी और भाजपा नेता मनोज कुमार मुन्ना ने कहा कि अनंत चतुर्दशी व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाए तो 14 वर्षों तक इसका अनंत फल मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों को भी इस व्रत के प्रताप से राजपाट मिला था। अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है क्योंकि भगवान विष्णु के अनंत शक्ति और उनकी निरंतर का प्रतीक माना जाता है। अनंत शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई अंत नहीं होता है। इसका मुख्य रूप से जीवन में आने वाली कठिनाइयां और दुखों का निवारण के लिए मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्याम नारायण राउत, राम बाबू राउत, विष्णु राउत, मनोज राउत, संजीव राउत, छोटू राउत
सहित कई अन्य लोग एवं मां बहनें मौजूद रही। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में पेरियार ईवी रामास्वामी की 145वीं जयंती पर अजीत पासवान के समेत अन्य गणमान्य लोगों ने उनके तैलचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पेरियार ने समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने की संदेश दी। बेनीपट्टी के ब्रह्मपुरा पंचायत के वार्ड संख्या 10 चतरा निवासी मान्यवर परेखन पासवान जगदम्बा निवास पर महान नास्तिक, तर्कवादी, समता स्वतंत्रता के अग्रदूत पेरियार ईवी रामास्वामी का 145वीं जन्म जयंती उनके तैलचित्र पर पुष्पमाला से श्रद्धा सुमन अजीत पासवान, पूर्व मुखिया, जिला प्रधान, महासचिव, संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा मधुबनी ने किया। अपने संबोधन में पूर्व मुखिया ने कहा कि पेरियार रामास्वामी ने इस देश के बहुजनवादी लोगों से कहा कि भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी पिलाओ, वस्त्रहीन लोगों को वस्त्र दो, गरीब बच्चों को शिक्षा में मदद करो, गरीब कमजोर को शिक्षा देने में योगदान दो, बेघर लोगों को आसरा दो, अंधे, विकलांग, बीमार व्यक्ति की सहायता करो, बेरोजगार को रोजगार दो, पशु पक्षी मुक्त प्राणियों को अभय दान दो, गरीब कमजोर लोगों के बच्चों की शादी में मदद करो, दुखी और निराश लोगों को हिम्मत दो। यही सच्चा धर्म है और यही सच्ची ईश्वर भक्ति है। कर्नाटका साउथ इंडिया में होता है, जिसको दक्षिणी भारत बोलते हैं। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में गरीब गुरबाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, ब्राह्मणवाद से जिंदगी भर लड़ाइयाँ लड़ी और उस समय में जब हम लोगों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, तब ईवी रामास्वामी नायकर ने साउथ इंडिया में मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। ब्राह्मणवादी लोगों से आजकल हम देखते हैं कि हमारे माता पिता भी बच्चों को समाज से बहुत दूर कर रहे हैं। उनका मोटिव रहता है कि बच्चे सिर्फ पढ़े, सिर्फ पढ़े, सिर्फ पढ़े और कुछ ना देखिए आपके आसपास में क्या हो रहा है। लेकिन मेरा यह मानना नहीं होता है। मेरा होता है हर माता पिता को अपने बच्चों को अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे बच्चे राष्ट्र के निर्माण में अपना कैसे योगदान दे सकते हैं, उनमें नैतिक मूल्यों का कैसे विकास होगा, वो सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपके बच्चों में ये गुण आ जाता है ना, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे जिंदगी में बहुत ही सफल होंगे। एक संदेश मेरे दिल को बहुत छू गई। वह संदेश था कि हम आजकल बच्चों को वो नैतिक संस्कार नहीं दे रहे हैं जो महिलाओं के साथ उनका होना चाहिए। उनका बहुत ही गंभीर सवाल था हमसे, हमारे समाज से, कि क्या हम बच्चों को वो नैतिक संस्कार दे रहे हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करें। आजकल जो घटनाएं महिलाओं के साथ घट रही है, उस पर भी उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा की और सभी शिक्षकों से आग्रह किया कि आप निश्चित रूप से बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करें, उन्हें बताएं कि महिलाओं का सम्मान करना जीवन के लिए कितना आवश्यक है। कहते हैं कि एक नारी जब अपनी शक्ति को पहचान लेती है तो सफलता उनके कदम चूमती है, और इस बात को सार्थक करके दिखाया है बिहार के एक छोटे से जिला मधुबनी में रहने वाली शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय के इतिहास की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी ने, जिन्हें आज लोग राष्ट्रपति अवार्ड मिलने के बाद राष्ट्रपति अवार्डी के नाम से जान रहे हैं। शिक्षिका जिन्होंने अपने पेशे को सार्थक पहल देते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। इससे पूर्व डॉक्टर मीनाक्षी को 2022 में राजकीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2023 में बिहार सरकार के द्वारा उन्हें माहवारी स्वच्छता से संबंधित पुरस्कार दिया जा चुका है। उन्हें रक्तदान के संबंध में के क्षेत्र में विभिन्न कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जा चुका है और अब बारी है राष्ट्रपति अवार्ड की। पिछले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया था, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को सम्मानित किया गया। और यह गौरवान्वित हस्ती आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में 10 न्यूज चैनल में हमारे साथ मौजूद है। आइए हम लेंगे उनसे एक छोटा सा साक्षात्कार और जानेंगे उनकी इस पूरी यात्रा को कि किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए किन किन क्षेत्रों में काम किया और आज सफलता के इस सीढ़ी पर वह पहुंच पाई है। सबसे पहले तो 10 न्यूज के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको इतना बड़ा सम्मान मिलने पर बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से जानने को इच्छुक हूं कि ये जो सम्मान आपको मिला है, जिसकी आप हकदार हैं, इसके लिए आपको प्रेरणा कहां से मिली या कार्य करने की प्रेरणा कहां से मिली? मैं आपको बताऊं कि मेरा जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा है। चूंकि मैं बहुत छोटी थी तो मेरी माँ की डेथ हो गई। मेरा पूरा बचपन मेरी नाना जी के यहाँ गुजरा और मेरे नाना जी प्रिंसिपल होने के साथ साथ बहुत बड़े समाजसेवी थे। तो समाज में कईयों को उन्होंने अपने जगह पर रख के पढ़ाया, इंस्पिरेशन दिया, बहुत सारे लोगों को जॉब दिलवाया। तो मैं बचपन से उन चीज़ों को देख रही थी, समझ रही थी। और मेरे पापा भी प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको उन्होंने तैयार किया, जिनके पास आर्थिक रूप से कमी थी। तो मुझे ये सब बचपन से ही देखने को मिला और मुझे एक तरह से मोटिवेशन मिला कि मैं जब भी जाऊंगी तो शिक्षा के क्षेत्र में ही जाऊंगी। ये प्रेरणा मुझे अपने परिवार से ही मिली, क्योंकि मेरा पूरा परिवार जो है शिक्षा जगत से ही कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये प्रेरणा से प्रेरित होकर जब आपने कार्य शुरू किया और आज अब जब सफलता के सीढ़ी पे पहुंची हैं कि आप राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुई है, राष्ट्रपति के हाथों आपको सम्मानित किया गया है, तो अब कैसा महसूस कर रही हैं? ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि यह राष्ट्रपति अवार्ड पाने के लिए 10 साल कम से कम उम्र ये जॉब का होना चाहिए। और इस साल मेरा 2014 में ज्वाइन की थी, 2024 से 10 साल मेरा पूरा ही हुआ है। मुझे लगता है कि इतने कम समय में मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन इस 10 साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, क्योंकि ये जॉब तो मैं 10 सालों से कर रही हूँ, लेकिन जो बालिकाओं की शिक्षा पे, बाल विवाह पे जो मैं काम कर रही थी वो कई सालों से मैं कर रही थी। वो सब कहीं ना कहीं आज जाके मुझे एक परिणाम के रूप में मिला और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया। तो वहाँ जब आप विज्ञान भवन पहुंची सम्मान लेने के लिए, तो मैं वहाँ की जर्नी जानना चाहूंगी कि जब आप गई थी, दिल की धड़कनें तो तेज होंगी ही, क्योंकि ये इतना बड़ा सम्मान है, आप उसको लेने गई थी। तो वहाँ पहुंचने से लेकर और सम्मान लेकर निकलने तक की जो आपकी मनोस्थिति रही थी, वो कैसी रही थी? आपको कैसा लग रहा है इन सबको देखते हुए? इन सबको देखते हुए मुझे क्या बताओ, कोई शायद शब्द नहीं है कि क्या मुझे अनुभूति हुई। लगा कि सही में शिक्षक का सम्मान बहुत है। मैंने केंद्र में देखा कि वहाँ जितना शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है, शायद हमारे देश में यह बहुत गर्व की बात है। वहाँ हर पल हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि हम सबसे बड़े पोस्ट पर हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो एक शिक्षक के लिए ये अनुभूति पाना बहुत ही गर्व की बात होती है, खासकर जब माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हम लोगों के नाम संदेश था। उन्होंने गुरु को सबसे ऊपर रखा। उनके वाणी को सुन के हम लोग उस समय इतने आत्मविभोर हुए कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। कुछ टीचर्स के आंख में तो आंसू तक आ गए कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हम लोगों को इस तरह से संबोधित किया जाएगा। उनकी एक संदेश मेरे दिल को बहुत छू गई। वह संदेश था कि हम आजकल बच्चों को वो नैतिक संस्कार नहीं दे रहे हैं जो महिलाओं के साथ उनका होना चाहिए। उनका बहुत ही एक गंभीर सवाल था हमसे, हमारे समाज से, कि क्या हम बच्चों को वो नैतिक संस्कार दे रहे हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करें। आजकल जो घटनाएं महिलाओं के साथ घट रही है उस पर भी उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा की और सभी शिक्षकों से आग्रह किया कि आप निश्चित रूप से बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करें, उन्हें बताएं कि महिलाओं का सम्मान करना जीवन के लिए कितना आवश्यक है। चूंकि वो एक महिला है और महिलाओं के सम्मान की बात वो खुद कर रही हैं, तो सोचने वाली बात है हम सभी शिक्षकों के लिए कि निश्चित रूप से हमें उनकी सोच को कहीं न कहीं आगे रखना होगा, अपने बच्चों में उन विकास को डालना होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस प्रकार से आपने माननीय राष्ट्रपति की बातों को इतने गौर से सुना है, समझा है और हमें बता भी रही हैं, और एक महिला होने के नाते इन सारी चीजों को और बेहतर तरीके से समझ रही हैं। तो मैं सबसे पहले इसी पर आना चाहूंगी कि बतौर महिला आपको आपके घर में कितना समर्थन मिला इस कार्य को लेके? जब आप घर से बाहर निकली बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं रोकने के लिए, जब आप घर से बाहर निकली माहवारी जैसी चीजों पर स्वच्छता प्रदान करने के लिए, तो उस वक्त आपके घर के लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? ये सपना मेरा शुरू से ही था बालिकाओं की शिक्षा पर, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ही पढ़े लिखे, पहले भी मैं बताई बहुत पढ़े लिखे परिवार की मैं हूं। मेरे पापा प्रोफेसर थे, चूंकि मेरी माँ बचपन में डेथ कर गई थी। इस माँ से भी मेरा अच्छा बॉन्डिंग था, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन घर की बड़ी बेटी होने के नाते बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सब कहता है अरे बड़ी बेटी है, इस पर ऐसा करो। तो मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद बंद करवा दी गई, यह कह के कि समाज में पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लड़की को ज्यादा पढ़ा रहे हैं, अगर लड़का
इतना एजुकेटेड नहीं मिलेगा तो लड़कियों की शादी में दिक्कत होगी। लेकिन मैं शुरू से पढ़ना चाहती थी और बालिकाओं की शिक्षा पे मैं काम करना चाहती थी। लेकिन मेरा वहाँ वो सफर थोड़ा सा अधूरा रहा। जब मैं पीजी की तो मेरी शादी हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। और संजोग से लोग कहते हैं ना कि ससुराल में लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है या उसको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती। हाँ, एक बुरी चीजें ससुराल को लेके बनी हुई है, धारणा अभी भी है वो ऐसी कि ससुराल में जाने के बाद एक तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और दूसरा ऐसा माना जाता है कि उन्हें वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है जो एक लड़की को मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैं मुख्य रूप से पूछना चाह रही हूँ, चूंकि आप एक विवाहित महिला हैं, इतने लंबे समय से काम कर रही हैं, तो आपके घर का माहौल कैसा था जिससे आप इतनी प्रेरित हो रही हैं, काम कर रही हैं, तो घर के लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही थी? तो मैं आपको बताऊं कि ये जॉब जो है मुझे आज मेरे ससुर जो स्वर्गीय हो गए हैं उनकी बहुत चाहत थी, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही देखा, जब वो देखा सुनी का समय होता है ना, उनको उसी समय लग गया था कि लड़की पढ़ना चाहती है आगे। तो जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने मेरे पापा को कहा कि मैं इसे आगे पढ़ाऊंगा, ये पढ़ना चाहिए, जॉब करना चाहिए। तो चूंकि मेरी तो मर्जी थी, मेरे पति भी इसमें बहुत साथ दिए। मैंने शादी के बाद ही बीएड किया, पीएचडी किया, डबल एमए किया। और आप सोच सकती हैं कि शादी के बाद इन सब चीजों को करते हुए, दो छोटे छोटे बच्चे को संभालते हुए सारा चीज करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन मेरे पति ने मेरा हमेशा समर्थन किया। कुछ कुछ बातें हुई ससुराल में कि इस तरह से समाज में जाके बालिकाओं की विवाह पे बात कर रही है या महामारी स्वच्छता पे बात कर रही है। आए दिन धमकियां मिलती थी मुझे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप रास्ते पे चल रही हैं, पता नहीं कब आपका एक्सीडेंट हो जाए। मैं आके अपनी हर बातों को अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर दी थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही बात कहा, मरना जीना तो सब ऊपर वालों के हाथ में है, तुम्हें करना है तो निडर बन के करो, नहीं करना है तो डर के घर में बैठ जाओ। लेकिन मुझे लगा कि जब उनका सपोर्ट मिल रहा है तो निश्चित रूप से मैं कुछ कर पाऊंगी। और इस सफर में चाहे जहां भी मैं गई, जिस क्षेत्र में भी गई, बालिकाओं के बाल विवाह पर या हमारी स्वच्छता पर गई या गुड टच बैड टच बताने पर बच्चियों के गए, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ रहे। हर कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया है, तभी मैं जाके आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि ये मानसिकता हमारी नहीं होनी चाहिए। हर ससुराल के पति के सारे ससुराल वाले ऐसे होते हैं। मुझे ससुराल का बहुत सपोर्ट मिला है इसमें। ये बहुत बड़ी बात है। एक तो आप ये जो महिला सशक्तिकरण शब्द है इसको सार्थक करते हुए नजर आ रही हैं कि किस प्रकार से सारे संघर्षों से जूझते हुए, घर की सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए, आपने अभी बताया कि आप घर की बड़ी बेटी थी और फिर आपकी शादी हुई, फिर ससुराल की सारी जिम्मेदारियां, बच्चे हैं, घर है, सबको देखना है, इन सबको से जूझते हुए कहीं ना कहीं आपने ये जगह हासिल की। अब मैं थोड़ा सा विस्तार आपके काम पर डालना चाहूंगी कि आपने इन सभी काम में सबसे पहले शुरू क्या किया था, किन चीजों पर आपका प्रकाश जो था वो सबसे ज्यादा था? चूंकि मैं जब 2014 में आई विद्यालय तो मैंने देखा विद्यालय में नामांकन तो काफी था, लेकिन छात्राओं की उपस्थिति कम होती थी। आज छात्राएं स्कूल ड्रेस में नहीं आती थी। उस समय हम लोगों की प्रधानाध्यापिका सुनैना मैम थी, उन्होंने मुझे अनुशासन प्रभारी बना दिया। मैंने इस दिशा में काम करना शुरू किया और सबसे पहले मैं बच्चों के ड्रेसअप पर आई, उसे समझाने लगी कि आपका ड्रेस पहनकर आना क्यों जरूरी है। मैंने बहुत सारे ट्यूशन सेंटर मतलब मधुबनी में जहाँ भी शिव गंगा की छात्राएं पढ़ती है, मैंने पता किया। उन सेंटरों पर जा जाके मैं बच्चों को समझाने लगी कि आपका विद्यालय आना क्यों जरूरी है। तो मुझे बच्चों से मिलता था कि विद्यालय, मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगी। ये बहुत बड़ी बात है कि आप ट्यूशन सेंटर्स जा रही हैं और बच्चियों को कह रही हैं कि तुम ट्यूशन से पहले विद्यालय आओ। इस पर जो ट्यूशन के संचालक रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि उनका गुस्सा आया होगा। तो इन चीजों को आपने फेस कैसे किया? नहीं, यहाँ पर मुझे ट्यूशन सेंटर का बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कहा। मैंने बच्चों को यही कहा कि अब अच्छी बात है ट्यूशन पढ़ रही हैं, पढ़ना भी चाहिए। बहुत सारे हो सकते हैं स्कूल में आपके शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपका जो विद्यालय का समय है उस समय को आप विद्यालय में दीजिए। और क्योंकि आपके कोचिंग सेंटर वाले, मैंने कोचिंग सेंटर वालों का समर्थन ही किया कि उस टाइम में नहीं कोचिंग खोलते हैं जब आपका विद्यालय हो, तो आपके पास एक बहाना रहता है गलत की कोचिंग मेरा खुला रहता है, इसलिए नहीं आते हैं। तो चूंकि सारे कोचिंग सेंटर वालों ने देखा कि मैडम तो मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रही हैं, मेरे समर्थन में ही बोल रही हैं, और मैंने हमेशा बच्चों को मोटिवेट किया कि आप ट्यूशन जाएं। ट्यूशन पढ़ना गलत बात नहीं है, मैं भी पढ़ती थी, लेकिन आप विद्यालय आए, क्योंकि कोचिंग आपको शिक्षा दे सकता है, लेकिन कोचिंग में आपका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। कोचिंग में आप एक विषय के शिक्षक से ढेरों विषय को पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में विभिन्न विषयों के अलग अलग शिक्षक होते हैं, फिर भी देखिए बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो रहा है। फिर मैंने क्या किया ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना शुरू किया सारे बच्चों का। जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाई तो नवाचारी शिक्षण से, जैसे अपने ही सब्जेक्ट से मैंने शुरू किया। उस समय हम लोग नए नए फेस आए थे, बहुत सारे टीचर्स आए थे।
उन लोगों से भी काम करना शुरू किया। शुरुआत मैंने अपने से किया, कुछ नवाचारी शिक्षण पद्धति से TLM बना के बच्चों को पढ़ाने लगी, बच्चों को समझाने लगी, बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीच डाल के मैं ग्रुप पे डालने लगी और बच्चों को बताने लगी। तो धीरे धीरे पेरेंट्स देखने लगे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप तो अधिकतर पेरेंट्स का ही होता है। तो पेरेंट्स जब मेरी बातों को सुनने लगे, समझने लगे, तो निश्चित रूप से वो बच्चों को विद्यालय भेजने लगे। और आज मैं आपको बताऊं कि मेरे स्कूल में उपस्थिति बहुत अच्छी रहती है। ये हमारे 10 सालों का मेहनत है जो हमारे स्कूल में स्थिति अच्छी है और पेरेंट्स विश्वास करते हैं। और बालिकाओं की जहाँ बाल विवाह की बात है, पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया है। मैं इधर बस मैं आपको 23 से 24 की बात बता रही हूँ। 20 बच्चे के बाल विवाह को तो मैंने 23 से 24 में रोका है। आप सोच सकती हैं कि एक महिला होकर इस तरह का काम मेरे लिए मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। चूंकि आप बता रही हैं कि जिस तरीके से 23 से 24 के इस वर्ष में आपने इतनी बच्चियों का बाल विवाह रोका है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं वो कितना सुदूर क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की कमी ही है जो बाल विवाह जैसी चीजें अभी भी चल रही हैं। तो ऐसी जगहों से निकलकर फिर इन पर काम करना कितना चुनौती भरा रहा होगा? मेरे लिए बहुत चुनौती भरा। शुरुआत में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि बच्ची लड़की क्यों नहीं। पता चला मैडम उसकी शादी हो गई, तो बहुत चिंता का विषय था। भाई 9th में कहीं बच्ची का शादी होता है। तो मैंने बच्चों को क्या किया, सप्ताह में एक दिन में हर सैटरडे को निश्चित रूप से बालिकाओं की बाल विवाह पर हो, चाहे माहवारी स्वच्छता पर हो, चाहे गुड टच बैड टच हो, चाहे रक्तदान के क्षेत्र में हो, या समाज से बच्चों को कैसे जोड़ना है, राष्ट्रीय मार्ग में उसका क्या योगदान हो, या आपदा प्रबंधन हो, एक क्लास मेरा निश्चित रूप से रहता है इन सब बिंदुओं पर। सरकार भी सुरक्षित शनिवार मना रही है, तो टिफिन के बाद का आवर जो होता है मेरा, विभिन्न क्लासों में जाके मैं इस पे बात करती हूँ। मैं बात करती हूँ तो उस समय मैं उस वीडियोज को शूट भी करती हूँ। इसलिए मैं शूट करती हूँ कि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट उस समय नहीं आए हों। हमें अपनी बातों को पेरेंट्स तक पहुँचाना है। अगर बच्चे बोलते हैं पेरेंट्स को कि मैडम मेरी बाल विवाह की बात कहती है, तो पेरेंट्स को भी समझना हो कि मैडम किस तरह से समझाती है, मैडम मेरे अगेंस्ट जाके नहीं समझाती है। मैं बच्चों को बताती हूँ कि आपके बाल विवाह होने से क्या क्या कठिनाई हो सकती है। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है कि हर जगह पेरेंट्स ही गलत होते हैं। कभी कभी बच्चों की ऐसी स्थिति हो जाती है जो पेरेंट्स को मजबूर होना पड़ता है कि उसकी शादी कर दी जाए, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं टीनेजर के होते हैं, बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं, बहुत सारी ऐसी सोचें होती हैं जो प्रेम सत्संग वाली मामला होती है, बहुत सारी होती है। तो आप उच्च विद्यालय के शिक्षिका है, 9 to 12 के बच्चे हैं वहाँ पे और सिर्फ बालिकाएं हैं, तो इन चीजों से भी आपको गुजरना पड़ा होगा कि ऐसी चीजें भी काफी आपको ऐसे केसेस भी हैंडल करने पड़े होंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने बताया ना कि जब भी मैं अगर पेरेंट्स से बात करने जाती हूँ, बच्चे अगर मुझे फोन करते हैं या कोई बच्चा बता देता है कि मैडम वो नहीं आ रही है, उसकी शादी की बात चली, तो मैं निश्चित रूप से उसके घर जाती हूँ। तो पता मुझे चलता है पेरेंट्स से कि क्या कहते हैं, मैडम समाज ऐसा है, मेरी बच्ची देख रहे हैं बहक गई है, लोग कह रहे हैं शादी कर दो नहीं तो ऊंच नीच हो जाएगा। तो मैं बच्चों को वहाँ समझाती हूँ। अगर बच्चे की गलती होती है तो निश्चित रूप से समझाती हूँ और उसकी गारंटी पेरेंट्स से लेती हूँ। अगर आपके बच्चे आगे जाके ऐसा कुछ करते हैं तो उसकी सारी जवाबदेही मेरी होगी। लेकिन बच्चों को भी मैं कहती हूँ कि देखिए आपकी सारी जवाबदेही मैंने। अब कभी डर नहीं लगा आपको? नहीं, डर तो बहुत लगता है कि कहीं ना कि बहुत सारी धमकियां भी मिली। डर लगा कि मैंने पेरेंट्स के सामने चैलेंज को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अगर बच्ची भाग जाती है या कुछ कर लेती है ऐसा, तो सारा ब्लेम तो मुझ पे ही पड़ेगा। एक बार तो एक लड़की सही में भाग गई थी घर से, बहुत सारे पूरे मोहल्ला वाले भी मेरे घर मतलब स्कूल तक आ गए, बहुत सारी धमकियां मुझे मिली। बाद में लड़की ने खुद ही बोला कि नहीं मैडम ने तो हमको बहुत समझाया था, मैं खुद ही भागी थी। मैडम हमको पता चला कि वो लड़की कहीं चली गई है, दूसरे से पता चला कि वो लड़की वहां गई। मैंने उसे कॉल भी किया कि आप बहुत गलत कर रही हो, आप घर लौटाओ। तो इस तरह की चैलेंजिंग होती है, लेकिन मैं कभी डरी नहीं, कभी घबराई नहीं। ठीक है, मैं 100 घरों में गई, 70 के बाल विवाह को मैंने अगर रोक लिया, 30 ही बचे ना, 70 की जिंदगी तो मेरे कदम से ये रुक गई। अब तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ या किसी बच्चे से बात करती हूँ तो निश्चित रूप से वो पेरेंट्स मेरी बातों को समझते हैं। तो इसलिए मेरे लिए बहुत आसान। आप सोचिए 1 साल के अंदर में 20 बच्चों के बाल विवाह को रोकना बिना किसी प्रशासन की मदद लिए हुए, बिना किसी की मदद लिए हुए, ये मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन पूरा नहीं, ये बहुत चैलेंजिंग था। ये अपने आप में एक डर पैदा करने वाला है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ना, जिस प्रकार से उन्हें जो ग्रामीण क्षेत्र के वैसे लोग जिनके घर में बाल विवाह हो रही है, तो निसंदेह कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, तो उन लोगों को कानून की भी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है। तो हो सकता है कभी अटैक हो जाए, लोग घेर के बातें बनाना शुरू कर दे, आपके खिलाफ षड्यंत्र की जाए। तो ये सारी चीजें बहुत स्वाभाविक सी चीजें हैं कि ऐसी चीजें हो सकती थी। तो जब ऐसी चीजें हुई और आप बता भी रही हैं कि ऐसे मोहल्ले वाले सारे जमा हो गए, तो ऐसे सब चीजों से निकलना
आप दूसरों को क्या बताना चाहेंगे कि अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, उन्हें डर लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे? मान लीजिए आपको जब पहली बार डर लगा था तो आपने क्या सोचा होगा कि डर लगने के बावजूद आप आगे बढ़ी? देखिए, सबसे पहले तो मैंने बच्चों को सारे हेल्पलाइन नंबर, जितने भी हेल्पलाइन नंबर हैं जो छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जरूरी है, मेरे स्कूल में मैंने खुद ही उसको लगवाया है। और मैं इस हेल्पलाइन नंबर को हमेशा बच्चों को क्लास में बताती रहती हूँ कि आप ये सारे हेल्पलाइन नंबर याद कर लो। जहाँ तक जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि नहीं मैम आप कौन होती है मेरी बेटियों की शादी को रोकने वाले, हम तो करेंगे, तो कहीं कहीं पे मुझे सख्त होना पड़ता है। मैं बोल रही हूँ, मुझे कहना पड़ता है भाई अगर आपको करना है तो कीजिए, मैं जा रही हूँ प्रशासन में, मैं प्रशासन में आपका कंप्लेन कर देती हूँ, आपको जेल होगी, बच्चे की शादी तो नहीं होगी, आपको जेल होगी, आप समझिएगा क्या करना है। अब बच्ची को भी बोलती हूँ अगर तुम गलत कदम उठाती हो तो तुम्हारे माता पिता जेल जाएंगे, तो मुझे क्या है, मैं तो उस कदम पे आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मरना जीना तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। तो उनको लगता है कि मैडम तो बहुत टाइट होके बोल रही है, कहीं सही में मुझे जेल न पहुंचा दे, क्योंकि कानून की जानकारी सबको थोड़ी बहुत है कि बाल विवाह करने से क्या हो सकता है। तो कभी कभी मुझे सख्ती भी बरत, अगर प्यार से नहीं समझते हैं तो मैं उनके साथ सख्ती भी, मैं एक लाइन से कितने सारे हेल्पलाइन नंबर का यूज कर लेती हूँ, बोलने लगती हूँ और मैं बताती हूँ कि देखिए फलाना आदमी नहीं किया, मैं झूठ बोलती हूँ वहाँ पे, मैं बताऊँ फलाने आदमी ने नहीं किया ना तो मैंने कंप्लेन कर दिया। तो उनको लगता है मैडम सही में ऐसा कर देगी, तो उनको मजबूर होना पड़ता है कि अपनी बेटियों को आगे शिक्षा दे। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके बाल विवाह को रोका, आज कहीं ना कहीं वो बच्ची अपनी शिक्षा भी पूरी की है, अपने आप को आत्मनिर्भर भी बनाई है, कहीं ना वो अपने आप को एक सशक्त नारी के रूप में उभार के आई है। बहुत सारी ऐसी 10 साल में मेरे साथ, मेरे पास रिकॉर्ड है बच्चों का, 21 बच्चों के मैंने बाल विवाह को रोका और वो बच्ची आज क्या कर रही है। तो मुझे खुशी होती है कि मेरे थोड़े थोड़े कदम से किसी बच्ची का भला हो रहा है। ये देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान का यह सिलसिला हम जारी रखेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं साक्षात्कार। हमारे साथ उपस्थित हैं राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित शिवगंगा बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। एक बार फिर आपको इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बिहार से कुल 2 लोग इस अवार्ड के लिए वहां तक पहुंचे थे। शिक्षकों में कुल 50 शिक्षक हैं जो विज्ञान भवन तक पहुंचे थे, जिन्हें यह सम्मान दिया गया। उसमें बिहार जैसा इलाका जहां शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई शिकायतें लोगों की सामने आती है, स्थानीय लोगों की कई नाराजगी बाहर आती है, विभाग पर कई आरोप लगाए जाते हैं, कहीं भवन की दिक्कतें होती है तो कहीं शौचालय नहीं होता है। और बालिका शिक्षा की जब हम बात करें तो बहुत सी बालिकाएं तो विद्यालय ही नहीं जाती हैं। और आपने कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पे काम करना शुरू किया और सबसे पहले आपने काम किया कि आपने नामांकन को बढ़ाया विद्यालय में, फिर आपने यूनिफॉर्म पर ध्यान दिया। तो ये सारी चीजों के बाद बिहार से सिर्फ 2 लोगों का चयन होना, ये बात आपको कितना गौरवान्वित महसूस कराता है? ये मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराता है, क्योंकि हम लोग शिक्षक है ना, समाज में बिहार में आपने सही बोला कि शिक्षकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि जब मैं केंद्र में गई तो मुझे लगा कि मैं सही मायने में शिक्षक हूँ, जो मुझे बिहार में नहीं मिल पा रहा था, चाहे जो भी वजह हो। मैं इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन हम यही सोचते हैं ना कि ठीक है संसाधन की कमी है, लेकिन हमारा हौसला कितना है, हमारे पास जो संसाधन है उसमें हम कैसे कर सकते हैं। मैं भी जब 2014 में विद्यालय आई थी, बहुत सारी यहाँ चीजों की दिक्कतें थी। खासकर मैं चूंकि लड़कियों का स्कूल था, वहाँ वॉशरूम में पानी की व्यवस्था का न होना, विद्यालय प्रांगण में 6 से 7 महीने पानी का लगा होना, और बहुत सारी ऐसी मूलभूत चीजें थी जिस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो हम हर कुछ सरकार पे नहीं छोड़ सकते थे। मैंने विद्यालय को समाज और समुदाय से जोड़ना शुरू किया। मैंने समाज का सहयोग लिया, मैंने समुदाय का सहयोग लिया, मैंने कुछ बैंकर्स का सहयोग लिया। स्कूल के कमरों में पंखे को लगवाना, स्कूल में सैनिटरी पैड को लगवाना, वॉशरूम में डिस्ट्रॉय मशीन को लगवाना, पीएचडी मंत्री से जैसे जलापूर्ति योजना करवाना, विद्यालय में पक्की सड़क का निर्माण करना, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें थी। खासकर पीने की पानी के लिए, जो कि हमारे स्कूल में अधिकतर 80% से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां आती हैं, उनको शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। तो उन बच्चियों के लिए आरओ सहित ठंडे पानी की मशीन लगवाना, ये सब मैंने खुद से नहीं किया, मैंने पहल की, मैंने समाज का सहयोग लिया, मैंने समुदाय का सहयोग लिया। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हमारे पास थोड़ा सा भी हौसला हो कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम घर में हमारे पास खाने की बहुत दिक्कतें होती हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना पेट काट के अपने बच्चों का पेट भरते हैं, करते हैं। तो निश्चित रूप से यही हमें अपने विद्यालय के लिए सोचना होगा कि ये बच्चे जहाँ से आ रहे हैं ना, घर में 1-2 बच्चे के माता पिता होते हैं, लेकिन जब हम विद्यालय जाते हैं तो सारे बच्चे हमारे अपने बच्चे होते हैं। उनको हम कैसे अच्छा परिवेश दें कि वो विद्यालय में 9 से 4 टिके रहें, उसके लिए उन्हें जरूरत है जिन चीजों की, उनको आपको देना होगा, नहीं तो बच्चे सही नहीं टिकेंगे। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, खासकर मैं चूंकि हाई स्कूल की शिक्षिका हूं, और पीरियड्स के दिनों में भी बच्चियों को बहुत स्कूल आने में प्रॉब्लम होती थी, उनके रखरखाव। आपका माहवारी स्वच्छता पे बहुत सारा कार्य हमने भी देखा है, विभिन्न माध्यम से देखा है। माहवारी स्वच्छता के लिए जब आपने कार्य करना शुरू किया तो चूंकि अभी भी इसे शर्म का विषय माना जाता है, तो जब आप इसके कार्य के लिए विद्यालय स्तर तक तो आपने अपना कार्यभार संभाला, लेकिन जब आप इस कार्य के लिए विद्यालय स्तर से बाहर निकली, उस वक्त आपको किन चीजों का सामना करना पड़ा? क्योंकि जो महिलाएं हैं, पुरुष तो फिर भी दूर की बात है, खुद महिलाएं भी जो हैं वो इस बारे में बात करने में संकोच करती हैं या मना कर देती हैं, नहीं बात करना चाहती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने फिर कैसे लोगों को समझाया? देखिए, पहले मैं विद्यालय स्तर से शुरू करूंगी, क्योंकि विद्यालय स्तर में भी बहुत सारी चुनौतियां थी, समाज में मुझे कम मिला, लेकिन शुरुआत में जब मैं विद्यालय में इस टॉपिक पे बात करना शुरू की तो मुझे विद्यालय स्तर में ही सुनना पड़ा कि अरे कितनी बेशर्म नारी है, फेमस होने के लिए किसी भी टॉपिक पे बात कर रही है। तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। मैं घर में गई, अपने हस्बैंड को बोली मैं इस पर काम करना चाह रही, क्योंकि मैंने इसको खुद झेला है। क्योंकि मेरी माँ नहीं थी, जब मुझे पहली बार पीरियड्स आया तो मेरा अनुभव बहुत ही खराब था। मेरे पास शेयर करने वाला, समझाने वाला कोई नहीं था, तो मैं खुद भी इन्फेक्शन का शिकार हुई, बहुत सारी बीमारियों से मैं जूझी। तो मुझे उसी समय लगा कि इन सब बातों की जानकारी बच्चियों में होना चाहिए, कम उम्र से ही होना चाहिए, ताकि जब उनका पहला पीरियड्स आए तो उनको पता होना चाहिए कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। इस पर हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जब अपने आप पे कोई चीज बीतती है ना, तो उस पर आप अच्छा सा काम कर सकते हो। ये मेरा
खुद का अनुभव है, तो इसलिए मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन मुझे विद्यालय में बहुत कुछ सुनने को मिला, तो पहले दिन तो मैं बहुत आहत हो गई और मैंने ढंग से एक कविता भी लिख दी है कि लोग कहते हैं मुझे बेशर्म नारी। तो उसी कविता का एक लाइन मुझे आज भी याद है कि उसमें मैंने लिखा है उस कविता में, अगर मेरे बेशर्म बनने से हमारी लाखों बेटियों की जिंदगी बन जाती है तो मेरा बेशर्म होना ही ठीक है। तो ये कविता मेरी काफी वायरल हुई थी, तो मुझे लगा कि मेरे कविता को तो लोग पसंद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे काम करना चाहिए। और मैं निडर होकर हर हर सैटरडे को मैं इस पे काम करती हूँ। बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे मेरे इस पे पोस्ट आ चुके हैं। तो विद्यालय में लगा कि नहीं, अब मैं आपको गर्व के साथ बता सकती हूँ कि मेरे विद्यालय की 100% बच्चियाँ सैनिटरी पैड का यूज करती हैं। खुद भी नहीं करती हैं, अपने घर के आसपास में, अपने समाज में भी सैनिटरी पैड क्या है, उसको क्यों यूज करना, उसके लिए बताती है। तो मैं अपने साथ साथ और बच्चियों को भी इस मुहिम में आगे लाई हूँ। और मैंने सिर्फ विद्यालय में ही नहीं, आसपास के बहुत सारे विद्यालय में, समाज में काम करना शुरू किया। लेकिन जब मैं समाज में निकली तो बहुत सारे पुरुषों ने बोला, मैडम आप तो मेरे परिवार को बर्बाद कर दीजिएगा, आपके जैसी नारी तो हम देखे ही नहीं है, पता नहीं आपके घर में सास ससुर और आपके पति कैसे हैं जो आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको तो शर्म से मर जाना चाहिए। आपको क्यों मर जाना चाहिए? आपकी बीवी अगर माँ नहीं बनेगी तो आप क्या करोगे? उसको घर से निकाल दोगे, उसको बाज कहोगे ना, कहोगे ये सही बात है। तो क्या इससे क्या मतलब कि बिल्कुल मतलब, अगर ये नहीं आएगा तो आपकी बीवी माँ कैसे बनेगी? आपको दाढ़ी मूंछ हुआ तो आपको शर्म आ रही है क्या कभी कि मुझे दाढ़ी मूंछ की हुई हम छुपा के घर में रखे? तो लड़कियों की ये तो बिल्कुल उसका अस्तित्व है। अगर उसके बारे में लड़कियां नहीं समझेगी तो आने वाले समय में आपको ही खर्चा होगा। आपकी बेटी हो चाहे आपकी पत्नी हो, बहुत सारी बीमारियों का शिकार होगी और आप उस समय सोचोगे कि इसको सही जानकारी क्यों नहीं मिली। अगर आपको शर्म लगता है तो आप पास में बैठ जाओ और मुझे सुनो कि मैं ऐसा क्या बता रही हूँ जो आपको लगता है कि मैं बेशर्म हूँ। उन लोगों ने पास में बैठा मेरी बातों को सुना तो उनको लगा, उन्होंने बाद में मुझे, मैडम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आके इस सब चीजों की जानकारी तो मुझे भी नहीं थी। मैं कही कि मैं जानती हूँ कि आपको नहीं थी, ये साइंटिफिक कॉज क्या है आपको पता नहीं है, और मैं आपकी वाइफ को भी बताऊंगी तो उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन महामारी क्या है, इसका आना हमारे जीवन में कितना जरूरी है, इसको समझना आपको होगा, तभी आप करेंगे। इस तरह से बहुत सारी बातें हुई, लेकिन धीरे धीरे अब तो चूंकि लोग समझ रहे हैं और मैं जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी जाती हूँ वहाँ के किसी भी गण्यमान्य लोगों से पहले मैं संपर्क करती हूँ कि मैं इस क्षेत्र में आना चाहती हूँ। आपके क्षेत्र में अगर 10 महिलाएं कहीं पर बैठ सकती, कि घर घर जाना ये काम करना आसान नहीं है, किसी भी चीज पे आसान नहीं है। तो हर क्षेत्र में, खासकर महादलित अल्पसंख्यक क्षेत्र में जाती हूँ क्योंकि वहाँ शिक्षा का अभाव है। पढ़े लिखे परिवार में लोग अब समझने लगे हैं, इस पे बात करने लगे हैं, खुल के ना सही लेकिन बेटियां भी बोलती हैं, सैनिटरी पैड का यूज करती हैं। लेकिन अभी भी महादलित अल्पसंख्यक क्षेत्र जहाँ आते हैं वहाँ अभी भी लोग इसको नहीं समझते, वहाँ जागरूकता लानी है। मैं बालिका की शिक्षा पर हो, चाहे बाल विवाह पर हो, चाहे गुड टच बैड टच पर हो, मेरा काम वहाँ ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ जागरूकता की ज्यादा जरूरत है, वहीं के बच्चे ज्यादा शोषण का शिकार होते हैं। तो ये जो आपका मुहिम है और ये जो आपका इतना लंबा संघर्ष रहा है, ये जो आपकी कार्य प्रणाली रही है, जिसके बाद आपको इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया जिसके आप हकदार हैं, अब आपका आगे क्या प्लान है, क्या योजना बनाई है आपने कि चलो अब तो सम्मान मिल गया, जब जहां तक पहुंचना था वहां पहुंच गई, या फिर आपको कहीं और भी पहुंचना है? नहीं, ये तो मेरा सफर अभी शुरू हुआ है। इसके बाद हमारा दायित्व तो और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि अरे ये सम्मान सिर्फ इसलिए ये ली थी या कुछ इनको करना भी है, तो हमारा दायित्व तो बढ़ गया है। मुझे जिस मुहिम को लेके मैं आगे बढ़ी हूँ, कोरोना काल से ही आपने देखा होगा कि मेरा एक मुहिम था, खुद भी पढ़ो औरों को भी पढ़ाओ। इस क्षेत्र में मेरी बच्चियां काफी आगे हैं। मेरी बच्चियां जो है खुद भी साक्षर बनती हैं। जो बच्ची स्कूल नहीं जाती हैं या नामांकन करके विद्यालय नहीं आती, मुझे अब किसी क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद से जाके पता नहीं करना होता कि कहाँ से बच्चियां नहीं आ रही। वो बच्चियां ही मुझे आके बताती है, मैडम पता है फलानी लड़की जो है ना नाम लिखा लेकिन नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? तो उसके माता पिता ऐसा कहते हैं। तो बच्ची अब मेरे लिए सीढ़ी बन रही है। तो इस मुहिम में मेरी बच्चियां मेरे साथ है और मैं चाहूंगी कि चूंकि हाई स्कूल है, हर साल बच्चे नए आते हैं, पुराने जाते हैं, 4 सालों का सफर होता है तो हर साल नए बच्चे आते हैं।
जैसे से बच्चे आए सबको मैं तैयार करूं। तो आगे बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर जो आपका ये मुहिम है वो आगे कब तक जारी रहेगा और क्या नई योजनाएं हैं आपके पास? ये तो शायद मेरी जब तक जिंदगी है तब तक रहेगा, क्योंकि ये मेरा सपना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। काफी है, बहुत सारे कार्यक्रम इस पर चलते हैं, लेकिन मैं तो मुहिम पे चलती हूँ, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ। और जब तक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं सिंगल बदलाव नहीं ला सकती, लेकिन मैं पहल तो कर सकती हूँ और मैं चाहूंगी कि सभी लोगों को इस पे पहल करना चाहिए। अगर हम में से सब लोग थोड़ा सा पहल करें तो निश्चित रूप से हमारे बिहार में एक बदलाव आएगा। आप इस चैनल के माध्यम से इस साक्षात्कार जो इतने सारे लोग देख रहे हैं, आप मुख्य रूप से बालिकाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बालिकाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर आप सोचती हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ इसलिए बनी है कि आप बच्चे हैं तो माता पिता के अंडर, शादी हो गई तो पति के अंदर, बड़े हो गए हैं तो बच्चों के अंदर रहना है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जब तक हम महिलाएं, हम बेटियां अपने लिए नहीं सोचेंगी, अपने आप को साबित नहीं करेंगी, इस समाज से हमारा शोषण होता रहेगा, चाहे किसी भी दौर में हो। हम शोषित कब होते हैं? तब होते हैं जब हमें लगता है कि हम कहाँ जाएंगे। मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी, मुझे अब यहीं रहना है, हंसना है, जीना है, मरना है, तो हम वहीं पर जाके शोषण का शिकार होते हैं। अगर आप आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार को भी लगेगा कि अगर इनको ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो ये हमें छोड़ सकती हैं, आपके बच्चों को भी लगेगा। इसलिए आपको सोचना है, अगर ठीक है आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में आत्मनिर्भर नहीं बन सकती है। आपको अपने अंदर क्वालिटी ढूंढनी होगी कि आपको किस काम में मन लगता है, आप उस काम को लेकर अपना कैरियर काउंसलिंग करवाइए, किसी से भी करवाइए। बहुत सारे क्षेत्र हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, गूगल्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो खुलेआम अपना नंबर देती हूँ सारे बच्चों को कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्ट है, आप उस क्षेत्र को लेकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसको अपना जीवन यापन का क्षेत्र कैसे बना सकते हैं, आपको उसको ध्यान देना है। और मैं सभी बच्चियों से यही कहूंगी कि आप लोग अपनी जिंदगी को यहीं पे खत्म न करें। हमारी जिंदगी बहुत अनमोल है, हमें बहुत आगे बढ़ना है। हम महिलाओं को, हम बेटियों को अपने आप को साबित करना है, तभी समाज में एक बदलाव आएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारी बेटियां पढ़ती है तो एक पूरा परिवार पढ़ता है और समाज में बहुत बड़ा बदलाव आता है। इसलिए आपका पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये तो बहुत बड़ी बात कही है आपने, और अगर ये बातें हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं इन चीजों को समझ ले तो स्वाभाविक सी बात है, जिस प्रकार राष्ट्र निर्माण में आप एक बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं, ये योगदान जो है वो बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार महिलाएं अपना योगदान देती जाएंगी और एक स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर, सशक्त भारत का जो हम सपना देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें साकार होता हुआ नजर आएगा। आप जब आई हैं विज्ञान भवन से सम्मान लेके, तो आप अपने साथ संदेश क्या लेकर आई हैं? मैं जब विज्ञान भवन से सम्मान लेकर आई तो मैं यही संदेश लेके आई। हमेशा माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री जी हों या महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हों, उन्होंने हम शिक्षकों को यही संदेश दिया कि आप बच्चों को शिक्षा दें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन उनमें नैतिक मूल्यों का विकास कैसे हो, वो अपनी संस्कृति को कैसे समझे, हमारी राष्ट्रीय एकता को कैसे समझे, वो बच्चे राष्ट्र के निर्माण में अपना कैसे योगदान दे सकते हैं, इन चीजों को समझे। क्योंकि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं विद्यालय से शुरू होती है। आप तो देख रहे हैं कि कोई भी योजना जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए जरूरी है, सब विद्यालय से शुरू होती है। इसका क्या मोटिव होता है? यही मोटिव होता है कि हमारे बच्चे उस चीजों को समझे, हमारी संस्कृति को समझे, न सिर्फ वो किताबी ज्ञान के चक्कर में पड़े रहे। आजकल हम देखते हैं कि हमारे माता पिता भी बच्चों को समाज से बहुत दूर कर रहे हैं। उनका मोटिव रहता है कि बच्चे सिर्फ पढ़े, सिर्फ पढ़े, सिर्फ पढ़े और कुछ ना देखिए आपके आसपास में क्या हो रहा है। लेकिन मेरा यह मानना नहीं होता है। मेरा होता है हर माता पिता को अपने बच्चों को अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे बच्चे राष्ट्र के निर्माण में अपना कैसे योगदान दे सकते हैं, उनमें नैतिक मूल्यों का कैसे विकास होगा, वो सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपके बच्चों में ये गुण आ जाता है ना, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे जिंदगी में बहुत ही सफल होंगे। मैं एक साधारण सी शिक्षिका हूँ, मैं पहले ही बताया मैं बहुत साधारण से शिक्षिका हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ तक पहुँची तो कहीं ना कहीं वो संस्कार मुझे यहाँ तक लाए हैं जो मुझे अपने परिवार, मेरे नाना जी से, मुझे मेरे पापा से, मेरे मौसी से, मेरे मामा से, मेरे फैमिली से मिला। क्योंकि ये हमारी आज की सबसे बड़ा जरूरत है। लेकिन इसलिए मैं सारे माता पिता से भी यही कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को समाज से दूर न करें, उन्हें समाज से जोड़ें। आपके बच्चे निश्चित रूप से अच्छा करेंगे और देश के एक उत्कृष्ट नागरिक बनकर आएंगे और यही सपना हमारे
हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी था, प्रधानमंत्री जी का भी था और हमारे शिक्षा मंत्री का भी था कि बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि वो राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से आपने ये संदेश हमारे साथ साझा की है, आपने अपने अनुभव को बताया है, आपने अपनी चुनौतियों को बताया है और इस पूरे साक्षात्कार में जो सबसे अधिक आपने महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बनेंगी, बालिकाओं को डर का सामना कैसे करना है, अपने हौसलों को कैसे बढ़ाना है, यह वाकई जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए काफी प्रेरणादायक होगा। खुद मेरे लिए भी ये काफी प्रेरणादायक है और मैं चाहूंगी कि आप यूं ही काम करते रहें, आपकी प्रगति की राह यूं ही बढ़ती रहे और मुझे फिर आपसे साक्षात्कार लेने का ऐसे ही मौका मिले। आपसे इस चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं रक्तदान के क्षेत्र में भी काम कर रही हूं और मैं खुद भी रक्तदान साल में 3 बार करती हूं। मैं आपको के चैनल के माध्यम से समाज को, अपने बच्चों को यह संदेश जरूर देना चाहूंगी कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। आप मंदिर मस्जिद में कितना भी दान कर लो, आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो रक्तदान करने से है। निश्चित रूप से आप रक्तदान करें, क्योंकि आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप समाज में जब रक्तदान करते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रक्तदान इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे बहुत सारे थैलेसीमिया के मरीज होते हैं, वो किसी न किसी के बच्चे होते हैं, उनको रक्त की बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सकता है कि कभी रोड एक्सीडेंट में आपके कभी अपने ऐसे हो जाए जिनको रक्त की जरूरत है, वो रक्त ना मिले। हम रक्त लेना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों को भी, बहुत सारे बच्चों को तैयार की हूँ। मेरी बहुत सारी बच्चियां जो 18 साल से ऊपर है, समय समय पर जाकर रक्तदान करती है। हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग इस पहल पर आगे बढ़े, अपना योगदान दें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से आप अपना संदेश साझा कर रही हैं, ये वाकई काफी अहम है लोगों के लिए, ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और हमारे लिए ये बेहद गौरव की बात है कि हमारे स्टूडियो में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित शिक्षिका बैठी हैं। शिक्षिका जिस प्रकार से आपने बताया, और वाकई राष्ट्र का सबसे ऊंचा पद है जो राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, उनके साथ यह साक्षात्कार लेने का मौका मिला। मैं चाहूंगी कि यह मौका मुझे बार बार मिले, आप यहाँ पहुंचे, आपसे बातें हो और हम यूं ही दिनों दिन बालिकाओं को प्रेरित करने के लिए जो भी आपके संदेश हैं वो लोगों के साथ साझा करें। तब तक के लिए लेते हैं विराम। आप देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक।